24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य और केंद्र शासन की लापरवाही, जिले में कम हुए 20,000 किसान। कृषि बीमा में हुआ खुलासा। गांगुलपारा में नौका विहार की योजना, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के अनुसार तय होगा प्लान। बीएलओ का काम नहीं करना चाहते शिक्षक, जताई नाराजगी, शिक्षण कार्य का दिया हवाला। कलेक्टर की खाद्य व्यापारियों को दो टूक, चलती रहेगी निरंतर कार्रवाई। एक दिन पहले व्यापारियों ने जताया था कार्रवाई पर विरोध। पटवारियों की हड़ताल से ठप हुआ कामकाज, राजस्व अधिकारियों का मिला समर्थन। चलती गाड़ी में लगी आग, धू धू कर जली टाटा सूमो, बाल बाल बचे सवार। कृषक किंग गोल्ड पर सख्त हुई सरकार, सक्षम अधिकारी को जनसुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश। जिले भर के दुर्गा पंडालों में लगा भक्तों का तांता, दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। और रानी दुर्गावती की 495वीं जयंती पर किया गया उनके बलिदानों को याद। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण जिले के 20,000 से अधिक किसान समय पर फसल बीमा का पंजीयन नहीं करवा सके। इसके पीछे बड़ी वजह शासन द्वारा अचानक 15 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2019 को बीमा पंजीयन करवाने की तारीख में फेरबदल को लेकर बताया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 2018 में 81,000 किसानों ने फसल बीमा के लिए पंजीयन करवाया था, लेकिन इस बार वर्ष 2019 में यह आंकड़ा महज 61,000 तक रह गया है, जिसके हिसाब से 20,000 से अधिक किसान फसल बीमा का पंजीयन ही नहीं करवा सके। जिला कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में बीमा करवाने वालों में 60,000 ऋण कृषक और लगभग 1,000 कृषक जिन्हें ऋण नहीं मिला है। वर्ष 2018 में 80,000 ऋण लेने वाले किसान और 1,000 ऋण नहीं लेने वाले किसान थे। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों ने हमें आंकड़े तो मुहैया करवा दिए, पर इस विषय पर कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। शायद उसमें उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि यह बड़ी गलती केंद्र और राज्य शासन द्वारा की गई है। बालाघाट जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बैहर रोड पर स्थित गांगुलपारा जलाशय में पर्यटन को बढ़ावा देने नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें वन्य प्राणियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जबलपुर कमिश्नर ने भी गांगुलपारा का निरीक्षण किया था और इस स्थान पर नौका विहार सहित पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया था। वर्तमान में गांगुलपारा जलाशय 2 विभागों के बीच की कड़ी के रूप में है। रेस्ट हाउस और सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की है, तो वहीं जलाशय सिंचाई विभाग के अधीन है। इस स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित करने में कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं, जिसमें वन्य प्राणी सुरक्षा का बड़ा मुद्दा भी शामिल है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जलाशय में नौका विहार शुरू किया जा सकता है, लेकिन रात के दौरान कोलाहल और लाइट जलाने में पाबंदी रखी जाएगी। गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों को प्रभार मुक्त किए जाने के शासकीय आदेश के बावजूद अब भी काफी शिक्षक बीएलओ का कार्य करने पर विवश है, लेकिन शासन के आदेश का पालन प्रशासनिक तौर पर अब तक नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षकों की गैर मौजूदगी के कारण शैक्षणिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय डाइट के शिक्षक महेंद्र कुमार नामदेव ने बताया कि उन्हें 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच बीएलओ का कार्य दिया गया, जिसके तहत उन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया, लेकिन इस अवधि के दौरान वे छात्रों को शिक्षा नहीं दे पाए, जबकि उनका पीरियड कक्षा 5वीं में अंग्रेजी माध्यम का है। उन्होंने कहा कि इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, वर्तमान में तो हम लोगों को जो सर्वे का दिया गया था, 30 तारीख हमारे सर्वे की लास्ट डेट थी, और मैंने जो वहाँ के बाबू हैं सूरज पटले सर, उनको मैंने बोला कि सर अब हम लोगों के तो ऊपर से आदेश हैं कि भाई हम लोगों को अब इस पद मतलब इस कार्य से हम लोगों को मुक्त किया जाए। तो उनका कहना बनता है कि प्राथमिक शिक्षक को इस प्रकार का कोई
नहीं है, केवल माध्यमिक और हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल उन शिक्षकों को इस चीज़ों से मुक्त रखा जाए। तो भी उन्होंने मुझसे बोला कि एक एप्लीकेशन आप दे दीजिए तहसीलदार महोदय को। मैंने तहसीलदार महोदय को एक एप्लीकेशन दिया भी है, उन्होंने उसमें मार्क भी कर दिया है। अब उसका आगे क्या होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यानी अभी भी आप BLO कार्ड जी में सर लगे हैं? जी हाँ किस प्रकार का सर्वे कर रहे हैं सर? सर, मेरा ये है आप लोगों का जो जिन मतदाताओं की रंगीन फ़ोटो नहीं है वो, और जो 2020 और 2022 तक जो 18 साल के हो जाएंगे अच्छा। मतदाता, उनकी जानकारी डोर टू डोर है सर। वहीं प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव सुनील मिश्राम ने कहा कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा BLO का कार्य करवाना अनुचित है, जिसको लेकर उन्होंने संगठन के माध्यम से कलेक्टर दीपक आर्य को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को BLO के प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। अभी तो कोई इस पूरे प्रदेश में कोई बड़ी भारी परिवर्तन की स्थिति नहीं बनी है और प्रांतीय लेवल पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण शिक्षकों को, चूँकि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना है, इसलिए इन्हें तत्काल कार्य मुक्त BLO से कर दिया जाए। और हमने अभी एक पत्र भी दिया है जिला कलेक्टर को, और अगर पूरे प्रदेश में ये तत्काल त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के पक्ष में भी है। और फिर हम ये नहीं देखेंगे कि शासन किसका है, नहीं, निर्णय तो ले चुका। बहुत सारे पत्र सामान्य प्रशासन विभाग से शासकीय स्तर से जारी हो चुके हैं। संबंधित जिला कलेक्टर को चाहिए कि वे इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए BLO के कार्य से शिक्षकों को मुक्त कर दें। अच्छा सर, जिले में अभी कितने ऐसे शिक्षक हैं जो BLO का कार्य में संलग्न हैं? लगभग 150-200-400 भी हो सकते हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री मानवटकर ने कहा कि उनके स्कूल के 2 शिक्षक BLO के कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें BLO के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। हाँ, मेरे इस विद्यालय में 2 लोग BLO के प्रभार में थे, दूध गोरे और दीपक गिरी। फिर इनको पढ़ाई के साथ साथ BLO के काम करने में दिक्कत जा रही थी। इन्होंने आवेदन किया कि हमको बच्चों को शिक्षण कार्य हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन दोनों को मुक्त कर दिया गया और दोनों शिक्षक अब BLO के कार्य से मुक्त हो गए। लेकिन मुझे मालूम है एक शासन का आदेश ये है कि कोई भी BLO का कार्य जो शिक्षक कर रहे हैं वो शिक्षक साला समय के अतिरिक्त BLO का कार्य करेंगे, साला के साथ साला समय में BLO का कार्य नहीं करेंगे, ये आदेश है। शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश में नवंबर माह में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेश के कुल 512 छात्रों का चयन किया जाना है, जिन्हें शासन स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य LC मानवटकर ने कहा कि शासन के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके माध्यम से प्रतिभाओं को खोजा जाएगा, जिन्हें PhD स्तर तक की शासन की ओर से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, ताकि वे छात्र शिक्षण संबंधी किसी समस्याओं का सामना न करें। इस परीक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसके अंतिम तिथि 30 सितंबर थी और नवंबर माह में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10वीं के बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा में बैठते हैं और पूरे जो स्टेट में 512 सीट्स हैं, 512, और ये बच्चे जो चयनित बच्चे होंगे इनको आगे कॉलेज लाइफ तक उनको छात्रवृत्ति मिलती है। और ये वो बच्चे होते हैं जो इस परीक्षा के माध्यम से अच्छे बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों का चयन किया जाता है। और ये परीक्षा 30 तारीख इसकी, 30 सितंबर लास्ट डेट थी इसकी, और सभी बच्चे अपने अपने प्राचार्य के माध्यम से इसको ऑनलाइन आवेदन किए। सर कब होना है सर ये परीक्षा? ये परीक्षा नवंबर में होने वाली है। अभी एग्जैक्ट डेट उसकी आई नहीं है, पर नवंबर में परीक्षा होगी। नवंबर के महीने की डेट आई है। संभागीय डाक कार्यालय में वर्तमान में काफी पद रिक्त है, जिसके कारण महत्वपूर्ण कार्य को संपादित किए जाने में दिक्कतें आ रही है। हालांकि डाक विभाग के अधिकारियों की माने तो जिन पदों पर अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए, उनमें प्रभारी के तौर पर अन्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं। खाली पद के विरुद्ध अन्य पद विसर्जित किए गए हैं। आपको बताएं कि संभागीय डाक कार्यालय में वर्तमान में काफी पद रिक्त है, जिसके कारण महत्वपूर्ण कार्य को संपादित किए जाने में दिक्कतें आ रही। हालांकि डाक विभाग के अधिकारियों की माने तो जिन पदों पर अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, उनमें प्रभारी के तौर पर अन्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं और खाली पद के विरुद्ध अन्य पद विसर्जित किए गए।
आपको बताएं कि संभागीय कार्यालय डाकघर बालाघाट में वर्तमान में सहायक डाकघर अधीक्षक एवं सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं, जिन्हें शासकीय तौर पर भरा नहीं गया है। इस संदर्भ में सहायक अधीक्षक डाकघर श्री चौहान ने बताया कि कार्यालय में 2 पद रिक्त हैं, जिनमें से सुपरवाइजर डाकघर धीरेन्द्र राय को डेपुटेशन में भोपाल बुलाया गया। इसके अलावा सहायक डाकघर अधीक्षक का 1 पद रिक्त है, लेकिन इन पदों के खाली होने के बावजूद विभागीय कार्य किसी तरह से प्रभावित नहीं हो पाए। कलेक्टर दीपक आर्य ने शनिवार को शहर के मुन्ना स्टेडियम का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान खिलाड़ियों द्वारा उनको होने वाली परेशानियों से कलेक्टर श्री आर्य को उन्होंने अवगत करवाया, जिसके बाद खिलाड़ियों की मांग के अनुसार कार्य करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। ये मुन्ना स्टेडियम में चूँकि काफ़ी फंड अभी है, लगभग जो भी राशि है उसका उचित उपयोग किया जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने मुन्ना समिति की बैठक रखी थी उसमें कुछ निर्णय हुए थे, लेकिन आज जब यहाँ के पता चला कि जो असली में खिलाड़ी हैं उनकी कुछ और मांगे, तो उसके हिसाब से परिवर्तित किया गया है। ट्रैक और फील्ड उसका एस्टिमेट बनाया जाएगा, यदि वो राशि में पूर्ण होता है तो उसको पूर्ण किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं प्रयास करूँगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उस मैदान का संरक्षण करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है और जिले के लिए अत्यंत आवश्यक इस शहर के लिए है। उसके संबंध में जो भी नियम कानून होंगे उनका एक बार मैं अध्ययन करके उसमें निर्णय जरूर लूंगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की खेल कैलेंडर के आदेश के अनुसार शहर के मुन्ना स्टेडियम परिसर में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की क्रीड़ा अधिकारी अर्चना पाठक ने बताया कि बालाघाट में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कुश्ती प्रतियोगिता में सफल और चयनित होने वाली छात्राओं का संभाग स्थित प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का खेल कैलेंडर प्रतिवर्ष आता है और चिन्हित महाविद्यालय द्वारा पुरुष महिला प्रतियोगिता कुश्ती का आयोजन करने का दायित्व मुझे सौंपा जाता है, मेरे महाविद्यालय को मिलता है और प्राचार्य द्वारा ये कार्य मुझे सौंपा गया है। गत 4 वर्षों से महिला कुश्ती। मैडम कहाँ के बच्चे हैं? इसमें बालाघाट जिले के बच्चे हैं और गर्ल्स में शासकीय कमला नेहरू की कन्या महाविद्यालय की। कौन सा टूर्नामेंट चल रही है? ये जिला स्तरीय है। इसके बाद ये संभाग स्तर प्रतियोगिता में आगे ये छात्राएं चयनित होकर जाएंगी और इसके बाद अगर वहाँ चयन होता है तो ये राज्य स्तर पर बालाघाट जिले का नाम गौरवान्वित करे। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की 495 जयंती आदिवासी विकास परिषद और शासकीय वीरांगना स्कूल में जयंती मनाई गई। आदिवासी विकास परिषद द्वारा शहर की वारासिवनी रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा पर समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा उपस्थिति देकर रानी दुर्गावती के बलिदान और उनके कार्यों को याद किया गया। आज हमारे गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी माँ दुर्गावती का 495वां जन्म जयंती मना रहे हैं। बस उसी जयंती समारोह को मनाने के लिए हम लोग यहाँ। इनका इतिहास था ये कि गोंडवाना साम्राज्य में इन्होंने अपने साम्राज्य में जितने भी समाज थे, जितने भी उनके साम्राज्य में नागरिक थे, उन सब जो प्रजा थी उनकी, उसमें यही नहीं थे कि हमारे केवल गोंड जाति समाज के रहे होंगे, उसमें सभी समाज के लोग थे और उस सभी समाजों को बचाने के लिए उन्होंने अपने सम्मान को, अपने प्रजा को बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई की और कभी अपना सिर ने उनके सामने नहीं झुकाया और एक बलिदान स्वरूप इस प्रजा को उन्होंने अपना योगदान दिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर शहर के शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई। स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुर्कर ने बताया कि उनके स्कूल का नाम रानी दुर्गावती स्कूल के नाम के अनुसार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को रानी दुर्गावती के बलिदान के विषय में जानकारी देना बेहद जरूरी समझा, इसीलिए उन्होंने यह जयंती समारोह स्कूल में आयोजित किया है। आज वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म दिवस है और हमारे विद्यालय का नाम भी शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट है।
इस नाम से बच्चों को परिचित कराना जरूरी है। आज 5 अक्टूबर को उनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य में हमने शाला में बच्चों के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। बच्चों को इनके जीवन से परिचित कराते हुए वे महत्वपूर्ण बातें जो कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने एक कठिन समय में भी किस प्रकार से दुश्मनों से लोहा लिया, उन्होंने उनके साथ जो परेशानियां थी लेकिन उनको दरकिनार करते हुए किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दे दिया। इन सभी बातों से बच्चों को अवगत कराया गया और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सुना। उनके भाषण भी बच्चों के हमने आमंत्रित किए थे और इस प्रकार से हमने पूरे स्टाफ और बच्चों के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा पटवारियों को रिश्वतखोर कहे जाने के विरोध में पटवारियों ने बीते 3 दिनों से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी, जिसका विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगा है। बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव में फसल सर्वे का काम अधर में अटक गया, तो नकल, खसरा और डायवर्जन के काम पूरी तरह प्रभावित हो गए। देखिए, हम लोग का काम प्रभावित करने के लिए हम लोग बिल्कुल हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि शासन के काम, प्रशासन के काम बहुत अच्छे से हो, लेकिन हमारे अड़ियल मंत्री जी लोग चाह रहे हैं कि ये काम बिल्कुल ना हो, क्योंकि उन लोग की मंशा है कि ये काम बिल्कुल। मुझे हड़ताल, हम लोग हड़ताल करने के मूड में नहीं है, लेकिन उन लोग हड़ताल कराने के लिए प्रायोजित, उनका कार्यक्रम प्रायोजित लग रहा है मुझे। देखिए, सबसे बड़ा काम जो प्रभावित हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि फसल क्षति का सर्वे, जो आज के समय में हमारे गरीब किसानों के लिए बहुत ज़रूरी था। और जो किसान यहाँ नकलों के लिए आ रहे हैं, किसानों को रजिस्ट्री करना है, बैंक से लोन लेना है, डाइवर्सन कराना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्रभावित हो रहे हैं किसान। और रजिस्ट्री की बात करें तो क्या रजिस्ट्री हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी नक्शे देने, हड़ताल की अवधि में नक्शे जारी हो नहीं रहे, इस कारण से किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी अभी। तो शासन को कितना नुकसान हो रहा होगा रोजाना? जैसे अगर बात करें अगर प्रदेश की अपन तो नहीं, मैं इसका आकलन तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के हित के काम है बंद पड़े हुए हैं। पटवारियों की हड़ताल से तहसील कार्यालय में काम किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसे देखने के लिए जब पद्मेश की टीम बालाघाट तहसील कार्यालय पहुंची तो वहां नजारा कुछ अलग ही दिखाई दिया और हमें लोगों ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। वो सर, हमारे दादी का ज़मीन है, उसका पंजीयन करवाना था मुझे। तो क्या सर, जब हम सोसाइटी पहुँचे तो हमें पता चला कि ज़मीन ऑनलाइन दिख नहीं रही है, जबकि इसी ज़मीन का पिछले वर्ष हो चुका है पंजीयन। धान का पंजीयन करवा रहे हैं? धान का पंजीयन करवाना पड़ता है। तो क्या परेशानी आ रही है उसमें आपको? उसमें सर, जो धान का पंजीयन होता है खसरा वाइस होता है, तो खसरा ऑनलाइन में दिख नहीं रहा है, जो कि वही खसरा पिछले वर्ष ऑनलाइन दिख रहा था और मतलब उस खसरे का पंजीयन भी हुआ था। तो क्यों नहीं दिख पा रहा है? आपने पटवारी पटवारी तो सर, पटवारी है ही नहीं ना, अभी तो हड़ताल पे बता दिए उन लोगों ने, हड़ताल पे। अब उसकी जानकारी यहाँ से हमको लेना पड़ रहा है, परेशानी बहुत हो रही है। यहाँ पर भी नहीं मिल पा रही है? यहाँ पे भी अभी जानकारी नहीं। नाम पे फौती है, वही पंजीयन करवाने गए थे अपन सोसाइटी, तो वहाँ पे ज़मीन नहीं दिखा रही है, दर्शा नहीं रही है, मतलब खसरा नक्शा में मतलब। कितने दिनों से भटक रहे हैं आप? 1 सप्ताह हो गया। तो अभी मिला कि नहीं मिला खसरा वगैरह? खसरा मिल चुका है, मगर ज़मीन जो है वो दर्शा नहीं रहा है, ब्लैंक दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा पा रही नेट पे? क्या वजह? पटवारी की टूटी के कारण। अच्छा, तो पटवारी मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। क्यों नहीं मिल पा रहे पटवारी? पता नहीं, वो हड़ताल बता रहे हैं अभी। परेशानी हो रही होता है? हाँ, फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाते वो लोग। अच्छा, अगर पटवारी अगर मिल जाते तो काम हो जाता आपका? हाँ, काम हो जाता। मेरी समस्या जो है तो समाधान हो जाते समस्या का, मगर पटवारी से मिल ही नहीं रहे हैं। अगर वो मिल जाते या बात हो जाती तो कुछ तो समाधान होता मेरी मतलब प्रॉब्लम का। मतलब धान का पंजीयन करवाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या नाम आपका? पटवारियों की हड़ताल का प्रभाव तो वरिष्ठ स्तर पर दिखाई देने लगा। अधिकारियों द्वारा काली पट्टी लगाकर काम किया जा रहा है और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पटवारियों की हड़ताल को समर्थन करते हैं। मतलब इंदौर में जो है शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी द्वारा पटवारियों के संबंध में मतलब यानी कि भ्रष्टाचार होने के संबंध में जो बात कही गई है, तो उसी के संबंध में प्रांतीय कार्यकारिणी जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का जो संघ है, उनने समर्थन दिया है। उसी के संबंध में जो है काली पट्टी हमारे द्वारा बांध कर यानी विरोध प्रदर्शित कर समर्थन दिया जा रहा है पटवारी संघ को। सर, देखा गया कि पटवारियों की हड़ताल से सर काफ़ी काम प्रभावित हो रहे हैं।
हाँ, वर्तमान में धान उपार्जन का जो पंजीयन का कार्य चल रहा है वो भी पटवारियों के न होने से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही जो कहना चाहिए अपना पीएम किसान है और विभिन्न जो प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है उनमें भी रिपोर्टें नहीं आने से मतलब यानी कि कार्य प्रभावित हो रहा है। तो क्या किया जाएगा सर प्रशासन की तरफ से, जैसे अगर काम प्रभावित हो रहा है? प्रशासन की ओर से मतलब शासन के स्तर पे ही मतलब यानी ये बात है, शासन स्तर से ही मतलब यानी इसका निराकरण संभव है। ज्ञापन इस संबंध में था कि जैसे पटवारी संघ द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, हड़ताल भी उनका माननीय मंत्री जी द्वारा उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का सामूहिक रूप से आरोप लगाने के कारण उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है और उनके हड़ताल को राजस्व निरीक्षक संघ द्वारा समर्थन दिया गया है और हमारे द्वारा भी दिया गया है और उसी का ज्ञापन अपर कलेक्टर महोदय को दिया गया है। और कुछ बातें भी लिखी गई है उसमें कि जैसे काम नहीं करेंगे आप पटवारी? हाँ, हम लोगों का नैतिक रूप से हम लोगों का समर्थन दिया गया है और उसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि पटवारियों का काम, पटवारी स्तर का कोई भी काम राजस्व निरीक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा और शासन से अनुरोध किया गया है जिला प्रशासन से कि इस प्रकार के आदेश न करें जिससे कि हमको बाध्य होना पड़े। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त 2018 की सुबह पीड़िता स्कूल जाने के लिए तैयार होकर अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसके घर के सामने रहने वाले आरोपी सैयद बाबा इरशाद हुसैन निवासी अंधिया टोला थाना बहेला तहसील लांची ने पीड़िता को बुलाया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसके मुंह को चुनरी से बांधकर अश्लील हरकत की। इस दौरान जैसे तैसे बालिका उससे बचकर भागने में सफल हुई। आरोपी पर यह आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके बाद उस पर पास्को एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। दिनांक 1/8/2018 की सुबह 9:30 बजे जब पीड़िता जो नाबालिग थी, 18 वर्ष से कम थी, स्कूल जाने के लिए घर के सामने खड़ी हुई थी, उसी दौरान सैयद बाबा इरशाद जो कि आरोपी है, पिता फैजल हुसैन 67 वर्ष का है, अंधिया टोला बहेला का रहने वाला है, उसने उसे घर में बुलाया। उसे जब वह घर के अंदर आई तो उसकी मुंह में चुनरी बांध दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, उसके कपड़े उतारने लगा। उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और लात मारी उसको, लेकिन उसका मुंह और आवाज़ भी लगाई, किंतु उसका मुंह चुनरी से बंधा होने के कारण उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाई और कुछ देर बाद उसने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया दरवाजे से और उसको धमकी दिया कि यदि ये बात किसी को बताई तो तुझे जान से ख़त्म कर देंगे। और जब वो बाहर से निकली, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय में साक्ष्यों कथन कराए गए, जिससे विद्वान न्यायाधीश जिला सत्र न्यायाधीश महोदय राजेंद्र प्रसाद गुप्त द्वारा आरोपी को दंडित पाते हुए धारा 342 में 1 वर्ष का कारावास 1000 रुपये के अर्थदंड, 354 में 3 वर्ष का कारावास 3000 रुपये के अर्थदंड, 354 का में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। बालाघाट वारासिवनी रोड पर वारासिवनी के निकट बनिया टोला में टाटा सूमो में अचानक आग लग गई, जिससे वह धू करके जल गई। समय रहते उस पर सवार यात्री उतर गए, जिससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने देखा कि अचानक गाड़ी में आग लगी थी। कुछ लोग पहले से उस गाड़ी में बैठे थे, बचे लोगों को निकाल रहे थे और उन्होंने भी मदद की, जिससे बड़ी जनहानि नहीं हुई। हम लोग सब आवाज़ आ रही थी तो वहाँ पे एक भैया और पहले से थे, रास्ते से जाने वाले, उन्होंने बाइक रोक के उनको निकालने लगा। तो हम लोग 3 लोग जाके उनको निकाले, तो वो विकलांग थे, तो उसमें को जैसे स्थिति में फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, थोड़ा झटका देने के कारण फिर वो निकले। तो अचानक से आग लग गई थी? हाँ, वो अचानक से आग लगी थी, भैया ने रोके थे पहले से, तो फिर हम लोग 3-4 लोग दौड़ निकाले। हाँ, वाहन से आए थे दर्शन करने। ये कहाँ आए थे आप यहाँ पे? हम पिंड के पार गए थे। पिंड के पार? हाँ, रिश्तेदार में जवाला था।
और उसके बाद ही यहाँ पे अपने वहाँ पे गाड़ी में कोई था क्या? गाड़ी में वो बालक था ना, लालचंद हीरापुर। तो उसको चोट आई है? हाँ। कैसे क्या अंगार लग गई होगी? अब ये पता नहीं, हम तो ऊपर थे। आप ऊपर थे? वाहन चालक कौन था? हरी प्रताप सिंह। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट से 126 समितियों के किसानों से, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के किसान भी शामिल हैं, के खाते से कृषक किंग गोल्ड जाइम जैविक खाद एवं कृषक सुरक्षा राष्ट्रीय पत्रिका के नाम से प्रति किसान 2550 रुपए की राशि किसानों की सहमति के बगैर किसानों के खातों से आहरण करने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लेते हुए आगामी 10 अक्टूबर को इस प्रकरण की सुनवाई रखी है। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सचिव ने इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सक्षम अधिकारी को 10 अक्टूबर 2019 को दोपहर 12 बजे सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर तोकड़िया दास वैद्य द्वारा इस प्रकरण में आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को वन मित्र योजना के क्रियान्वयन के लिए एक टैबलेट दिया जाना है। MP वन मित्र सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए इन विकास खंडों में बालाघाट जिले के 3 विकास खंड बैहर, बिरसा और परसवाड़ा शामिल हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा इन 3 विकास खंडों की 172 ग्राम पंचायतों में टैबलेट PC क्रय करने के लिए 25,80,000 रुपए की राशि जनपद पंचायत बैहर, बिरसा और परसवाड़ा को आवंटित कर दी गई है। जिला पंचायत बालाघाट की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि वन मित्र योजना के क्रियान्वयन के लिए एक टैबलेट PC क्रय करने बैहर विकास खंड की 54 ग्राम पंचायतों के लिए 8,10,000 रुपए, बिरसा विकास खंड की 61 ग्राम पंचायतों के लिए 9,15,000 रुपए और परसवाड़ा विकास खंड की 57 ग्राम पंचायतों के लिए 8,55,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। जिला मुख्यालय से तहसील में दुर्गा प्रतिमा देखने वालों का तांता लगा हुआ है। 29 सितंबर से शुरू हुए दुर्गा पूजा उत्सव में जिले भर में दुर्गा पंडाल और मंदिरों में मां जगत जननी की पूजा अर्चना बड़े ही विधि विधान से की जा रही है। जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालयों में ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा और दुर्गा पंडालों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। निश्चित ही इस भाग दौड़ भरे जीवन में यह 9 दिन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे एक बार फिर हर कोई मां दुर्गा की भक्ति में लीन हो चुका है और सारे काम पूर्ण कर केवल पूजा और विविध कार्य में लगा हुआ है। तो रात में आया था लेकिन लाइट जलती करके मैं लिया नहीं। क्या बताइए आप? आओ। अरे मामी कहाँ जा? तुम किसी के प्राणों की, सब लोग मुझे ही बोलते हैं काल रूपी भेड़िया आ गया और ले जा लिया। इसके पास किसी का नंबर था, मैं नहीं लूंगा किसी के पास। उस समय बहुत सुंदर एक मार्मिक प्रसंग है। नवरात्र में ज्वाला बोलते हैं ना, ज्वाला। वारासिवनी के कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 अक्टूबर को वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत दक्षिण वन मंडल बालाघाट सामान्य वन परिक्षेत्र कार्यालय के तत्वाधान में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इस दौरान पेंटिंग, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन और स्कूली छात्रों को व स्कूल स्टाफ को वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के संबंध में शपथ दिलवाई गई। के अंतर्गत आज हम लोग कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल में टेलीवाई स्कूल, हाई स्कूल और यहाँ कमला नेहरू के बच्चों के माध्यम से हमारा जो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जिसमें आज बच्चों को निबंध, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से वन्य प्राणी, पर्यावरण इसके संबंध में विषय दिया जाएगा और जो बच्चे मतलब इसमें भाग ले रहे हैं इनको 7 तारीख को हम लोगों के माध्यम से प्रशस्ति पत्र पुरस्कार। वारासिवनी अनुविभाग के सभी पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान पर 3 अक्टूबर को संपूर्ण प्रभार सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिनकी हड़ताल दूसरे दिन भी यानी 5 अक्टूबर को भी जारी है, जिसके भरोसे क्षेत्र में शासन की अनेकों योजनाएं व आवश्यक कार्य बंद पड़े हुए हैं। आम नागरिकों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष वर्षा काल के समय भारी वर्षा होने के कारण क्षेत्र में कई ग्रामों में बाढ़ में भीषण तबाही मचाई, जिसमें लोगों के आशियाने व किसानों की फसल पानी में डूबने से खराब हो गई और शासन के द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पंजीयन, राज्य शासन की नया सवेरा सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का कार्य वर्तमान समय में पटवारियों के द्वारा किया जा रहा था। क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की सहायता, फसल सर्वेक्षण, पीएम किसान योजना, अतिवृष्टि का आकलन एवं राजस्व मामलों में नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन तथा अन्य प्रकार के ऑनलाइन आवेदन के निराकरण का कार्य पूरी तरह बंद हो गया है। पटवारियों के जो है 40 विभाग का काम पटवारियों के पास में, हर विभाग का काम पटवारी दिन रात होकर करता है, पूरी ईमानदारी से लग्न से करता है। आपने देखा होगा बीच में हर जगह प्रदेश में बारिश हुई, सोयाबीन की फसलें नष्ट हुई, धान की फसलों में पानी भर गया, वो कुछ नष्ट हुई। पटवारियों ने दिन रात एक करके उनका सर्वे किया और इतना जोरदार सर्वे किया, 80%, 90%, और पूरा जो पटवारी जगत है हमेशा वो किसानों के पक्ष में काम करता है, अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करता है। किंतु माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो द्वारा टिप्पणी की गई वो सारे पटवारियों के लिए दुख का विषय है, क्योंकि ऐसा जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग उससे काफ़ी आक्रोशित हैं। अभी क्या क्या काम थे आपके? अभी जैसे अपने प्रभावित हुए होंगे कई काम आपके। अभी जैसा कि पीएम सम्मान निधि का काम चल रहा है वो प्रभावित है, कुछ जगह सर्वे का काम बाकी। तहसील आने वाले किसानों व नागरिकों को बेरंग निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। नागरिकों ने शासन से मांग की है कि स्थिति को सामान्य कर सभी कार्यों को वापस प्रारंभ कराया जाए ताकि नागरिकों को परेशानी न होना पड़े। मूल बिंदु अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि माननीय मंत्री जी जीतू पटवारी जी द्वारा 100% पटवारियों को भ्रष्टाचारी कहा गया है। उसी संबंध में हमारा क्वेश्चन ये था उनसे कि ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई कि उनको ये 100% भ्रष्टाचारी कहना पड़ा पटवारियों को। यदि ऐसी परिस्थिति थी तो वो सरकार में है और इस चीज़ को ठीक कराएं कि पटवारी को 100% भ्रष्टाचारी उनको मन से कहना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित क्यों हो रही है। उस चीज़ को उनको समाप्त कराना होगा, उसमें पटवारी भी सहयोग करने तैयार है, जिसके नियम से हो। जैसे मूल समस्या जो साधारणतः किसानों को आती है ऑनलाइन डेटा या रिकॉर्ड संबंधी, पिछले 105 सालों से खासकर बालाघाट का बताऊं तो बंदोबस्त नहीं हुआ, जबकि जो हर 20-30 साल में हो जाना चाहिए। जब ये चीज़ इतनी पुरानी हो चुकी है तो फिर रिकॉर्ड ख़राब है, उसका दोष भी पटवारी पर। एक समय ऐसा था जब 25 गाँव में एक पटवारी हुआ करता था। पटवारियों की हड़ताल अभी पिछले 2-3 दिन से चल रही है और ये पूरे प्रदेश में चल रही है, तो इससे काम तो प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारे बहुत सारी योजनाएं चल रही थी जिनके डाटा फीडिंग वगैरह भी चल रहे थे और बहुत सारे न्यायालयिक प्रकरण की जाँच होती है जो प्रतिवेदन पटवारी से आते हैं, वो भी अभी नहीं आ पा रहे थे दिन से। काम तो बाधित हो रहे हैं, लेकिन आपात स्थिति अगर कहीं भी ऐसी उत्पन्न होती है कि वहाँ जाना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि तहसीलदार भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे नए तहसीलदार भी हैं, हम लोग कोर्ट में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ तत्काल पहुँचेंगे। जो भी वहाँ का निराकरण होगा, अगर समस्या कोई स्थिति पैदा होगी तो
कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जो निरंतर चलती रहेगी। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों को लगातार चेतावनी, निर्देश और समय सब कुछ दिया गया, बावजूद इसके उन्होंने सुधार नहीं किया। ये कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि जाने अनजाने में जनता केमिकल और जहर का सेवन कर लेती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला कलेक्टर कार्यालय में सभी व्यापारियों ने मुलाकात की। जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, शासन के नियमों का पूरा पालन व्यापारी समाज करेगा। कुछ नियमों की जानकारी नहीं है। कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया कि सारे विभाग को बैठाइए और एक कार्यशाला का आयोजन अपन करते हैं। कार्यशाला के आयोजन में आप बताइए कि व्यापारियों को किस किस व्यापार में कौन कौन से लाइसेंस देने की ज़रूरत है, किसकी अनुमति लेने की ज़रूरत है और वो अनुमति कहाँ से प्राप्त होगी। इस बारे में उन्होंने हमारी बात को सुना और एक पॉजिटिव जवाब उन्होंने दिया कि निश्चित रूप से व्यापारियों को भी मालूम नहीं है, उनके अधिकारियों को भी पूरा ज्ञान नहीं है इसका। दोनों बातों को ठीक करने के लिए उन्होंने दीपावली की बात का समय दिया है कि कोई भी एक दिन ऐसा निश्चित। व्यापारी प्रकोष्ठ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से मिलने आए थे। जो कार्रवाइयाँ की जा रही खाद्य संबंधित, उनकी मांग ये थी कि एक तो कुछ समय इनको कंप्लाइंस के लिए दिया जाए जिससे कि सुधार कर पाएँ। एक बार उनको पहले पत्र दिया जा चुका है जिसके अनुसार इन्होंने कुछ सुधार किए थे। उन्हें जिन लोगों ने नहीं किया था उनके खिलाफ कार्रवाई इस बार की गई है। चूँकि ये समय ऐसा है कि त्यौहार का समय है, इसलिए जो भी लगे विधिवत जो होगा उनको एक बार फिर से समय दिया जाएगा। जो अपना समय पर निराकरण कर पाएंगे वो अपना ठीक करेंगे, उनकी दुकानों को खोल दिया जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन यदि वो उसके बाद भी कंप्लाइंस नहीं करता तो पुनः सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुनः इनकी दुकान बंद की जाएगी। सर, अभी कार्रवाई प्रारंभ रहेगी कि कुछ समय के लिए इसको कुछ समय के लिए एक समय इनको दिया जाएगा, जिसमें कि चर्चा है ये लोग जो हमने कंप्लाइंसेस जो है इनको भिजवा दिए गए कि क्या क्या चीज़ें इनको कंप्लाई करनी है, जिस पे इनको पालन करना है। तो वो पालन जब ये करना सुनिश्चित करेंगे उसके बाद इनकी दुकान कुछ समय तक कार्रवाई थोड़ी धीमी करेंगे, उसके बाद फिर पुनः कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, कल बेसन की सैंपल की बात आई थी, व्यापारी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तो नागपुर की कंपनी का कार्रवाई हम पर कर रहे हैं प्रशासन। इस संबंध में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि कल मैं बाहर था, मेरी बात भी टीम से नहीं हो पाई है। जब बात हो पाई उसके बाद जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी में पंचायत में स्थित गंगा जमुना मंदिर 200 वर्ष पुराना है। इसे आस्था का एक अनुपम केंद्र माना जाता है। तभी तो लोग बरसों बरस से इस मंदिर में अपनी मन्नत और अपने दुख दर्द बांटने माताजी के पास आ जाते हैं। इस मंदिर को भक्तगण कोसमी की देवी के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोसमी का यह सबसे प्राचीन मंदिर है। किंवदंती और लोगों की मान्यता के अनुसार माताजी की मूर्ति स्वयं निकली थी और मूर्ति का स्वरूप हर बरस थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि माता जी की कृपा छोटे बच्चों पर बहुत जल्दी और अच्छी तरह से होती है। इसीलिए रोजाना क्षेत्र के दर्जनों लोग छोटे बच्चों को लेकर इस मंदिर में पहुंचते हैं। 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना है। हाँ। तो ये मंदिर अस्तित्व में मतलब आपके सामने में कैसे माता जी प्रकट हुई? नहीं, हम तो नहीं जानते, पर हमारे पिताजी के बताए कि वो लोग बागवान था पहले बगीचे में, वहाँ माता जी ने दर्शन दी उनको। उनके साथ में 12 बजे खाना वगैरह खाती थी, ऐसी बच्ची के रूप में। अच्छा। तो वो खाना खाती थी, तो वो जैसे काम करते थे तो वो माता जी रोज़ आके उसको बोलती थी कि तुम ये काम छोड़ो, तो उसके साथ में खाना भी खाती थी वो। अच्छा। खाना भी खाती थी। उसके बाद में वो बोलती थी माता जी कि ये काम छोड़ दो, मैं तुमको ज़िंदगी भर का खाना देती हूँ, अपना तुम्हारे ज़िंदगी भर का काम देती हूँ मैं। तो वहाँ से उन लोगों का, हमारे दादाजी का वो फिर मगज घूमने लग गया। तो उनका वो साला यहाँ रहता था, तो उसने यहाँ बुलवाया उसको। तो यहीं से फिर वो लोग माता जी प्रकट हुई। माता जी जब प्रकट हुई तो वो हमारे आजा जो जिसको भी बोल देते थे कि जा, बोले तू ठीक हो गया तो ठीक। तो फिर वो अपना बैठते थे तो 2-3 बज जाते, 4 बज जाते, इतनी पब्लिक रहती थी। कौन कौन सी माता जी यहाँ? कौन कौन सी माता जी? गंगा जमुना, वो एक ही मूर्त है उनकी, पर गंगा जमुना ही उनने अपना प्रकट किए। तो फिर वहाँ कई लोगों का भला होने लग गया। कई पागल आते थे, कोई अच्छे भी आते थे, कोई बुरे भी आते थे। तो ये फिर किसी गुलाबा सेठ था। बालाघाट निवासी और शिक्षिका रंजना केलकर बताती हैं कि वह बीते 38 वर्ष से इस मंदिर में आ रही हैं। आस्था का ऐसा केंद्र है कि जहां पर वह हर दुर्गा उत्सव के दौरान आती हैं।
बाइट रंजना केलकर, निवासी बालाघाट। बालाघाट वासियों का तो बिल्कुल ये आस्था और श्रद्धा का केंद्र है कुसुमिकी देवी यानी। और मेरे शादी को 38 साल हो गए। 38 साल से लगभग हम हर साल नवरात्रि में तो आते ही हैं यहाँ पर। और ये देवी अत्यंत पवित्र आस्था का केंद्र होने के कारण इसके ऊपर अत्यंत विश्वास है और सबकी मनोकामना पूरी करने वाली ये देवी कहलाती है। कौन सी माता जी है? ये गंगा जमुना माता। और वैसे कुसुमिकी देवी को इस प्रकार कहा जाता है ना, और इसी के नाम से लोग यानी जानते हैं कि कुसुमिकी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं करके। हम लोग तो हर साल आते ही हैं। वाराणसी के वार्ड नंबर 8 निवासी दिनेश पारधी की जबलपुर रोड पर सिवनी व बंडोल के बीच सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश पारधी खाद बीज बेचने का काम करते थे, जो 3 अक्टूबर को सुबह अपने घर से काम के लिए निकले थे और रात में घर नहीं आए और अगले दिन 4 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सड़क दुर्घटना में दिनेश की मृत्यु हो गई है, जिस पर संबंधित थाने ने शव का पंचनामा कार्यवाही को अंजाम देकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। उक्त घटनाक्रम का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण प्रथम दृष्टया रोड एक्सीडेंट माना जा रहा है, जिसका 5 अक्टूबर को गमगीन माहौल में मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। लालबर्रा तहसील शीतला माता मंदिर पनवेहरी से समिति अध्यक्ष वीरेंद्र बनवाले के नेतृत्व में माता रानी की कृपा से 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे 1551 फीट लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सर्वप्रथम शीतला माता मंदिर में पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद दुर्गा पंडाल में माता रानी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा चुनरी यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी आस्था का परिचय दिया गया। माता रानी के जयकारों की गूंज के साथ ही यह भव्य यात्रा हाई स्कूल मार्ग पर राज्य मार्ग क्रमांक 26 होते हुए मां सतवहनी मंदिर पहुंची, जहां पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत मानपुर होते हुए ये चुनरी यात्रा साईं ग्राम बकौड़ा में स्थित मां कात्यायनी मंदिर पहुंची, जहां पंडित विमल मिश्रा के द्वारा पूजन अर्चन कर मां कात्यायनी को चुनरी चढ़ाई गई।
शीतला माता समिति के सभी सदस्यों का और गांव के महिला मंडलों का और गांव के सभी श्रद्धालु भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये चुन्नी यात्रा छोटे रूप में निकाली गई थी, मगर ये भव्य रूप लेते जा रही है। चौथी यानी हमारी चुन्नी यात्रा है और ये इस बार तो बहुत ज़्यादा ही यानी संख्या में भक्त उपस्थित भव्य रूप में ही आयोजन हुआ है। और आगे और क्या प्रयास रहेंगे? आगे जिसके बाद साईं मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पर चुनरी यात्रा का स्वागत किया, जिसमें यात्रा में शामिल भक्तों का तिलक वंदन किया गया। चुनरी यात्रा के दौरान विभिन्न समितियों एवं सामाजिक बंधुओं के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फलाहार और पानी की व्यवस्था की गई। ये हमारी माता मंदिर पनबिरी शीतला माता मंदिर से 1551 की चुन्नी यात्रा निकाली गई थी, जो नगर का भ्रमण करते हुए सरस्वती प्रांगण, दुर्गोत्सव प्रांगण, सदगनी प्रांगण, राम मंदिर प्रांगण होते हुए बकड़ा प्रांगण पहुंची कत्यानी मंदिर दरबार में, जो सभी भक्तों द्वारा माँ के चरणों में 1551 की चुन्नी अर्पण की गई। ये कौन सा वर्ष है आपके आयोजन का? ये हमारा चौथा वर्ष है जी। क्या उद्देश्य रहता है चुनरी यात्रा निकालने के पीछे? ये हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भक्तमय नवरात्रा में युवा सरपंच ग्राम पनवीरी के जो लगातार इस टाइप के भव्य आयोजन पिछले 8-10 वर्षों से कर रहे हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ पदयात्रा जाया करती थी, फिर अभी बंजारी मंदिर पदयात्रा नवरात्रे में जाती है और पिछले 4 वर्षों से माता शीतला माता मंदिर पनवीरी के अध्यक्ष भी हैं, उनके माध्यम से चुनरी यात्रा प्रारंभ की गई है। और इसमें पूरे इनके गांव का सहयोग, बड़ी पनवीरी, छोटी पनवीरी, पूरी उनकी पंचायत के पूरे भक्तजन, ग्रामीण महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग उसमें आते हैं। साथ ही जितनी भी क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से सबके सहयोग से ये काम संपन्न होता है। और पूरा नगर भ्रमण करके माँ कात्यायनी मंदिर बकोड़ा में आकर यहाँ चुनरी यात्रा का समापन होता है। माता जी के चरणों में चुनरी को चढ़ाया जाता है और समिति की ओर से यहाँ जो हमारे श्रद्धालु आते हैं इतनी लंबी यात्रा करके, उनके लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। साथ ही हमारे ग्राम के सरपंच, बकोड़ा ग्राम के सरपंच हमारे भाई दिनेश राखड़े जी के। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य और केंद्र शासन की लापरवाही, जिले में कम हुए 20,000 किसान, कृषि बीमा में हुआ खुलासा। गांगुलपारा में नौका विहार की योजना, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के अनुसार तय होगा प्लान। बीएलओ का काम नहीं करना चाहते शिक्षक, जताई नाराजगी, शिक्षण कार्य का दिया हवाला। कलेक्टर की खाद्य व्यापारियों को दो टूक, चलती रहेगी निरंतर कार्रवाई। एक दिन पहले व्यापारियों ने जताया था कार्रवाई पर विरोध। पटवारियों की हड़ताल से ठप हुआ कामकाज, राजस्व अधिकारियों का मिला समर्थन। चलती गाड़ी में लगी आग, धू धू कर जली टाटा सोमो, बाल बाल बचे सवार। कृषक किंग गोल्ड पर सख्त हुई सरकार, सक्षम अधिकारी को जन सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश। जिले भर के दुर्गा पंडालों में लगा भक्तों का तांता, दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। और रानी दुर्गावती की 495वीं जयंती पर किया गया उनके बलिदानों को याद। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।